Hello everyone, a very good morning to all those who are watching this video. May you all stay fit and fine. Okay, so part 1 of this chapter. In the part 1 of this chapter, we have discussed about the introduction of the liberalization, privatization, and globalization. What are these three terms known as? These are the economic reforms that we have discussed. Then after we have discussed about the uh, introductory part little bit, that is when these reforms were implemented, why these reforms were implemented. Okay, then after in which sector these reforms were implemented. In 1991 in the industrial sector, especially for the private sector industries, these reforms were implemented. Okay, and then after we have studied the meaning of the three different policies, that is monetary policy, fiscal policy, and industrial policy. Okay, so if you have still haven't watched that video, you can go and watch that. The link I will give you in the description box. ओके, अदरवाइज ये सभी बाउंस जाएगा. इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, तो इंट्रोडक्शन वाला छोटा सा वीडियो है वो जाकर आप देख लेना. ओके, तो लेट्स मूव ऑन फर्दर. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस थ्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देन आफ्टर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस थ्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सी, लाइक आई हैव सेड, every coin has two sides. The one is positive, the another one is negative. सो यहां पर भी ऐसा ही है, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है. so that we will study, and then after, of course, the meaning of these three economic reforms. So let us start with the first one, that is the liberalization. Okay, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, तो मीनिंग क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी दैट. चल भाई, अपीयर हो जा. ओके, सी, government gradually reduces the restriction and control imposed on the private sector and encourages the economic development. This is known as the economic liberalization. यहां पर ये वर्ड बहुत ही जरूरी है, reduces the restriction imposed on the private sector. ये आप अंडरलाइन कर लेना जो भी मैं कर रहा हूं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो. ओके, नाउ द स्टेशनरी स्टोर्स आर ओपन, सो यू कैन गो एंड परचेज दैट, अदरवाइज जस्ट सी. ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पर? पहले तो लिबरलाइजेशन का मतलब समझा देता हूँ. लिबरल होना वो तो आपको पता ही होगा. विलियम बेंटिक वाज अ लिबरल गवर्नर जनरल. मिखाइल गोर्बेचुस लिबरल पॉलिसी लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, लिबरलाइजेशन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन. सो ये सभी आपने पढ़ा हुआ है. लिबरलाइजेशन, लिबरल, उसका मतलब ऐसा होता है टू सेट फ्री, थोड़ी छूट छाट देना. तो मैंने कहा था पहले, एज आई हैव डिस्कस अर्लियर, कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे. तो प्राइवेट सेक्टर हैजंट डेवलप्ड दैट मच इन द कंपैरिजन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पर ही ध्यान दिया था, लेकिन वो तो फेल हो गए. तो अभी क्या किया गवर्नमेंट ने? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चलो. तो उनके ऊपर जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस थे, वो रेस्ट्रिक्शंस को उन्होंने थोड़ा कम कर दिया. तो यहां पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शन एंड द कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन द प्राइवेट सेक्टर. यहां पर रिमूव वर्ड मत लिख देना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. रेड्यूस, ओके, नॉट रिमूव. रेड्यूस कर दिया मतलब घटा दिया है, रिमूव नहीं किया है. गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस जो थे प्राइवेट सेक्टर पे, वो थोड़े घटा दिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर बेचारा जो मेरी तरह पिछड़ा हुआ था, वो थोड़ा आगे बढ़ सके. ओके, तो दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन. देन आफ्टर क्या पॉइंट्स कवर किए थे, मतलब गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन घटाए, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, तो हियर आर योर पॉइंट्स. कैसे घूम के आ रहे हैं, वाह. सी, देयर वाज अ रिजर्वेशन फॉर द 18 इंडस्ट्री. For the industries other than them, compulsion to take the government permission was eliminated. यहाँ पर इसका मतलब ऐसा होता है कि 18 इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व की हुई थी. Now that 18 industry was reduced up to only 3. Okay, 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने लिए ही रखी थी. सेल्फिश गवर्नमेंट. ओके, अपने लिए ही रखी थी. दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउड ही नहीं था यहाँ पर.
अंदर एंट्री करने के लिए। But now, after the economic liberalization, these 18 industries were reduced up to only 3. Now, there must be a question in your mind, which 3 industries? तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया, अदर देन रेलवेज, ये अंडरलाइन कर लेना, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अगर आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, आप वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। अभी रेलवेज में जो है वो प्राइवेटाइजेशन थोड़ा स्टार्ट हो गया है, ओके, तो अभी पूरा तो नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हो गया है। तो हाल के लिए आप इतना समझ लो कि एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू एज वेल एज फॉर द शॉर्ट आंसर। कौन से 3 सेक्टर है? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। मुकेश अंबानी चाहे कितना भी पैसा वाला हो, वो खुद की रिलायंस रेल स्टार्ट नहीं कर सकता अभी फिलहाल तो, ओके। सो दिस 3 सेक्टर्स आर ओनली नाउ रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। Other than this, you can establish any industry whichever you want, but it should be legal. Okay. Now, see third point, which another important thing which was done under the liberalization, tradition of compulsory registration was cancelled. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो था वो कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी, छोटी बहुत इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कोटे इंडस्ट्री, उनके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। प्रोसेस बहुत ही लंबी थी, द प्रोसेस ऑफ कमेंसिंग अ बिजनेस, सो दैट प्रोसेस वाज मेड सिंपलियर बाय द government. So now the small scale industries, the traders which are dealing with the small scale industries and the cotton industries, they can now easily establish a business without any you can say lengthy process or the registration. Okay, see, और दूसरी क्या बात की थी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन में, तो प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर नॉट hazardous for the environment was cancelled. hazardous का मतलब होता है dangerous, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एनवायरमेंट के लिए डेंजरस नहीं है, ओके, hazardous नहीं है, which do not cause pollution, so that kind of the industries can be established now without taking the गवर्नमेंट परमिशन। उसके लिए बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो छोटी बहुत प्रोसेस होती है वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी कोई इंडस्ट्रीज अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो विच डू नॉट कॉज दी hazardous, okay, means danger to the environment, which do not cause the pollution, now you can establish that industry very easily compared to the 1991 or you can say prior to the 1991, okay। उससे पहले जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी कि छोटा सा बिजनेस अगर आपको एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा एक प्रोसेस करनी पड़ती थी, तो ये गवर्नमेंट ने सभी कैंसिल कर दिया। तो प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये सभी पॉइंट्स गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंदर इंक्लूड किए थे। थोड़े और भी पॉइंट्स है जो यहां पर नहीं दिए गए, दैट इज एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट जो था वो गवर्नमेंट ने निकाल दिया। एमआरटीपी एक्ट, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ओके। इट इज जस्ट फॉर योर सिंपल इंफॉर्मेशन, तो यहां पर मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा। ये एक्ट निकाल दिया एंड इंस्टेड ऑफ दैट कॉम्पिटिशन एक्ट वाज इंक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2002, ओके। कॉम्पिटिशन एक्ट डाल दिया था गवर्नमेंट ने एमआरटीपी को निकालकर। दूसरा एक और चीज की थी कि फेरा, ગુજરાતીમાં બોલે ને ફેરા, વર ફેરા ફરે પછી પોતે જ ફરતો રહીએ, ઓકે। સો इट्स नॉट लाइक दैट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, तो ये जो एक्ट था फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, एंड इंस्टेड ऑफ फेरा now government have introduced FEMA, Foreign Exchange Management Act, Foreign Exchange Management Act, okay, in the year 1999। ये 1999 में गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था, ये भी पार्ट ही है लिबरलाइजेशन का। तो ये सभी चीजें तो गवर्नमेंट ने की, उसके अलावा एमआरटीपी को निकालकर कंपटीशन एक्ट लगा दिया, फेरा को निकालकर फेमा को लगा दिया,
ये सभी चीजें भी लिबरलाइजेशन में ही इंक्लूडेड है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन. लेट्स मूव ऑन. एडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन. इस बार नीचे से आए, वाह. As a result of the liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led, यहाँ पर led है, which led to increase in the production. तो ये पहला एडवांटेज है लिबरलाइजेशन का. सी मीनिंग बहुत ही सिंपल अगर आप समझो तो, this liberalization was implemented, not only liberalization, privatization and globalization also, to boost the private sector industry. So one of the basic advantages will be that the private sector industry got a tremendous boost. Its production was increased because of the liberalization. Unconstrained development का मतलब होता है unrestricted development. Unrestricted development without any kind of restriction. Private sector को एक opportunity मिल गई. ओके, कोई रोक टोक नहीं थी, छूट छाट दे दी गवर्नमेंट ने. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री गोट एन ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इज प्रोडक्शन. समझ में आ गया? प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा. अगर आपके ऊपर अगर कोई अभी पेरेंट्स जो रोक टोक लगा रहे अगर वो निकाल दे तो आपको भी अंदर से एक नई एनर्जी आ जाएगी. तो ऐसा ही समझ लो कि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस थी वो निकाल दी या फिर कम कर दी, ऐसा बोलो, कम कर दी. And because of that production was increased. See, now next point, next advantage. तो पहला advantage क्या था? Production was increased. Another one, because of accepting the policy of liberalization, global trade started getting an impetus. Impetus का मतलब होता है boost, okay, encouragement, and there has been increase in the global trade. तो एक और एडवांटेज है. पहला एडवांटेज था प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरा एडवांटेज है ग्लोबल ट्रेड बढ़ गया. प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करने लगे, प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल्स थे वो भी गवर्नमेंट ने थोड़े कम कर दिए, स्पेशली एक्सपोर्ट के, क्योंकि एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी. सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन imposed on the exports. So as a result, more exports were done from the private sector industry, and as a result of that global trade was increased. Global trade means the trade, व्यापार जो हम बोलते हैं वर्ल्ड लेवल में करना, एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो ट्रेडिंग करती है उसको ग्लोबल ट्रेड बोलते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. तो पहला था पॉइंट प्रोडक्शन बढ़ गया, एडवांटेज. दूसरा एडवांटेज ग्लोबल ट्रेड बढ़ गई. नाउ थर्ड थिंग, because of the increase in the foreign trade there has been increase in the foreign exchange reserve. ये तो बहुत ही सिंपल है, ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है. देखो, प्रोडक्शन बढ़ा, ये प्रोडक्शन बढ़ा, ओके, प्रोडक्शन बढ़ा तो ग्लोबल ट्रेड बढ़ी, ग्लोबल ट्रेड बढ़ी तो क्या बढ़ा? फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा. ओके, समझ में आ गया? प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो ज्यादा चीजें बाहर जाने लगी, एक्सपोर्ट होने लगी, एक्सपोर्ट हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज मिला हमको. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी. ये बहुत ही जरूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि जो इंडिया को कोई भी चीजें परचेज करनी होती है तो वो तो फॉरेन करेंसी में ही है. हमारी इंडियन करेंसी तो हम वहां पर दे नहीं सकते. ओके, तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन. प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड, because of that global trade has increased, and because of global trade foreign exchange has increased. And then after last one, infrastructure facilities have increased. Infrastructure facilities, it means the you can say construction of the bridges, roads, then after healthcare facilities, education facilities. Okay, all those things are now increased because of the liberalization. So these are the advantages of the liberalization. That is, production have increased, global trade have increased, foreign exchange have increased, and internal infrastructure facilities have increased. Okay, तो advantages है तो disadvantages भी होंगे. Okay, if there is advantages तो there will be disadvantages. राम है तो रावण भी है, कृष्ण था तो कंस भी था, ओके, ओबामा था तो ओसामा भी था. तो डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही. तो लेट्स स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन. ओके, so the first one, in spite of the decrease in the restriction, monopolies could not be checked. यहां पर checked का मतलब होता है
controlled. Okay, monopolies could not be controlled. In spite of decrease in the restriction, monopolies could not be checked. Here कंट्रोल मतलब मोनोपोली जो थी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की वो बढ़ने लगी, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं कर पाई। मोनोपोली का मतलब तो पता है ना, इट्स वन काइंड ऑफ अ कंडीशन वेयर देयर इज ओनली वन सेलर एंड देयर आर मेनी बायर्स। इसकी वजह से क्या होता है, तो सेलर जो होता है वो एक्सप्लॉइट करता है बायर को, अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करने लगता है। सो इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन द रेस्ट्रिक्शन मोनोपोलीज कुड नॉट बी चेक्ड। यहां पर इतना ही समझो आप कि मोनोपोलीज कंट्रोल नहीं कर पाई गवर्नमेंट, ये पहला डिसएडवांटेज है। ओके, देन मूविंग ऑन फर्दर, as focus has only been paid on the industrial sector, India has remained backward in the development of the agriculture field. Yes, see, अभी क्या हुआ, तो इंडिया ने फोकस किया सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे, पहले पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया था, अभी प्राइवेट सेक्टर पे फोकस किया। प्राइवेट सेक्टर पे फोकस किया तो किया, चलो जाने दो, लेकिन they have only focused on the development of the large scale industry. They have not focused on the development of the small scale industry and cottage industry. As a result, what has happened that the small scale industry and cottage industries have remained backward. The agriculture sector have remained backward in comparison to the large scale sector. ओके, लार्ज स्केल सेक्टर ने बहुत एडवांटेज उठाया गवर्नमेंट के, ये जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन कम कर दिए थे, ये जो लिबरलाइजेशन इंप्लीमेंट किया, प्राइवेटाइजेशन इंप्लीमेंट किया, ये सभी रिफॉर्म्स जो इंप्लीमेंट किए, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनको बहुत फायदा हुआ। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, वो इतना एडवांटेज यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाए। सो ये जो लिमिटेशन है ये आप सभी में लिख सकते हो, लिबरलाइजेशन ऑल्सो, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो एंड ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो। तो एक पॉइंट ये जो वीक स्टूडेंट्स है उनके लिए ये एडवांटेज है, ब्रह्मास्त्र हो गया ये ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र शायद आपने पता ही होगा, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन्स। ऐसा बोला जाता है कि न्यूक्लियर वेपन के कंपैरिजन में ब्रह्मास्त्र का कुछ नहीं है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स तो उसके सामने कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी का बनाया हुआ अस्त्र उसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ऐसे 3 अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र एंड पशुपात अस्त्र। और ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ 2 लोग ऐसे थे शायद जिनके पास ये तीनों के तीनों अस्त्र थे, और उसमें से एक था रावण का पुत्र इंद्रजीत। ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र और नारायण अस्त्र, ये तीनों जिसके पास हो वो एक हिसाब से अजय माना जाता है। ओके, तो ये अभी छोड़ो, तो माइथोलॉजी डिस्कस करेंगे बाद में कभी, मजा आता है। ओके, सी, सो ये ब्रह्मास्त्र है वीक स्टूडेंट के लिए। क्यों? तो ये सभी पॉइंट लिख सकते हो, लिबरलाइजेशन में भी लिख सकते हो, प्राइवेटाइजेशन में भी और ग्लोबलाइजेशन में भी। Because see, large scale industries have taken the advantage of all these 3 reforms and small scale industry जो थी, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो पीछे रह गया। ओके, तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। पहला डिसएडवांटेज क्या था? मोनोपोलीज कुड नॉट बी चेक्ड। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? तो कि एग्रीकल्चर सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव रिमेन्ड बैकवर्ड। एंड नाउ थर्ड वन, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इनइक्वालिटी। सी हाउ? बिकॉज मैंने अभी समझाया ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने बहुत ही यहाँ पर एडवांटेज उठाया, एग्रीकल्चर सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव रिमेन्ड बैकवर्ड। सो एज अ रिजल्ट देयर वाज अ डिस्पैरिटी इन द इनकम। ओके, वन सेक्टर जो था उसमें बहुत ही एडवांटेज उठा लिया, तो उसके पास इनकम ज्यादा आ गई, ओके, कंपेयर टू द अदर सेक्टर, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। So as a result, disparity of income have increased. Okay, so that is the third disadvantage. Now, next one, because of increase in the import and decrease in the export, foreign debt has increased. अच्छा, ये समझना, foreign debt का मतलब होता है आपके ऊपर, गुजराती में अगर उसको मैं समझाऊं तो हिंदी वर्ड तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, डेट देणું આપણે એવું કહીએ તો એનો મતલબ આવું કંઈક થઈએ, ઓકે, દેણું।
फॉरेन डेट उसका मतलब होता है कि फॉरेन जो हमारे ऊपर डेट है, ओके। से फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हमने एक लोन ली है, ओके, आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो वो हमको वापस देनी पड़ेगी, तो वो हमारा डेट है, ओके। तो उसको बोलते हैं फॉरेन डेट। अभी ये बढ़ क्यों गया ये समझते हैं। सी, लिबरलाइजेशन जो था उसका मेन एक एम ये भी था कि एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट, ओके। बट यहां पर तो उल्टा हो गया, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हैव इंक्रीज्ड। अभी इंपोर्ट इंक्रीज हो गए तो क्या, ओके, ये तो हुआ नहीं, ये जो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने थे वो नहीं हुआ, इंपोर्ट इंक्रीज हो गए। इंपोर्ट अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो वी हैव टू पे मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी। अगर हमें मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी पे करनी है तो वो लाएंगे कहां से हम, बिकॉज एक्सपोर्ट्स तो हो नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो फॉरेन करेंसी कहां से आएगी। तो हमने क्या किया, हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया फॉरेन करेंसी में, ओके, ताकि हम जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं उसको पे कर सके। So as a result, foreign debt has increased. Why foreign debt has increased? Because of the increase in the import. Okay, rather than the increase in the export. यहाँ पर होना ऐसा था कि export को increase होना था, लेकिन हो गए increase import. So because of that, there was a negative trade balance. आप ऐसा समझो कि हम 100 रुपीज का एक्सपोर्ट कर रहे थे और 150 रुपीज का इंपोर्ट कर रहे थे, तो बैलेंस कितनी होगी, -50। तो ये -50 जो है वो बैलेंस हम इंडियन करेंसी में तो पे नहीं कर सकते, वी हैव टू पे दिस बैलेंस इन दी फॉरेन करेंसी। तो ये जो 50 रुपीज -50 का जो बैलेंस है वो हम कहां से लाएंगे, ये तो एक्सपोर्ट हो गया, ये हो गया इंपोर्ट, ओके। तो ये जो बैलेंस था -50 का वो हमने बोरो किया दूसरी कंट्री से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, ऐसा आप समझ लो, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो फॉरेन डेट हमारा इंक्रीज हो गया, ओके। सो दिस आर द 4 मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिबरलाइजेशन, दैट इज मोनोपोलीज कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, देन आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर हैव रिमेन्ड बैकवर्ड, देन आफ्टर डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, inequality of income have increased and foreign debt have increased. Hope you all have understood. अगर ना समझा हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। नेक्स्ट, मूविंग ऑन फर्दर टुवर्ड द प्राइवेटाइजेशन, ओके। So liberalization we have completed the meaning of liberalization, advantages and disadvantages. Now we shall study about the privatization. तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो प्राइवेटाइज करना, इसका मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी इंडस्ट्रीज थी वो बेच दी, कहां पर, ओएलएक्स पे। ओएलएक्स तो तब था नहीं, तो गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज बेची पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, सॉरी प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दी। प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, that is the straight control is handed over or transferred to the private sector is called privatization, okay। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट वाज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर टू द प्राइवेट सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी, उसका थोड़ा पार्ट बेच दिया। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, ओके, कंपनी ए लॉस में चल रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया अभी कि उसकी जो ओनरशिप थी या मैनेजमेंट था, जनरली गवर्नमेंट इज नॉट सेलिंग द ओनरशिप, दे आर जस्ट सेलिंग द मैनेजमेंट, मतलब 49% मैक्सिमम सेल करती है, तो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है और मैनेजमेंट करने को वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, ओके। ये एग्जांपल है, इससे ज्यादा भी सेल कर सकती है, लेकिन जनरली ओनरशिप अपने पास रखती है गवर्नमेंट, ओके। सो प्राइवेट सेक्टर को सर्टन शेयर्स बेच दिए, से फॉर एग्जांपल 30% बेच दिया रिलायंस को। कंपनी ए जो थी वो गवर्नमेंट की कंपनी थी, उन्होंने अपना थोड़ा पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, रिलायंस को बेच दिया 30%।
तो ये हो गया ये हो गया आपका पॉइंट प्राइवेटाइजेशन का। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। डिस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं आप उसको, डिस इन्वेस्टमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन only. So privatization means what? A process in which ownership and management is sold or handed over to the private sector. It is known as privatization. तो मेथड्स यहाँ पर दिए गए, जनरली 3 मेथड होते हैं। ये जो यहाँ पर लिखा है ना, वो एक ही मेथड डिस्कस किया गया है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट। ओके, डिस इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में हमें देखने को मिला है, डिस इन्वेस्टमेंट। दूसरे जो दो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सी फर्स्ट वन है मेथड, 3 मेथड होते हैं। अभी ये डिस इन्वेस्टमेंट ही है, यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो, but there are 3 different methods. One, through disinvestment that we are going to study. Second one, by reducing the number of areas reserved for investment only by public sector and opening them for the investment by the private sector. Okay, इसका मतलब क्या? हमने लिबरलाइजेशन में जो पढ़ा था वही सेम, ये प्राइवेटाइजेशन का ही पार्ट है। लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन दोनों में आता है। वो क्या, 18 इंडस्ट्री जो थी, जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए, उनको घटाकर वो 3 इंडस्ट्री कर दी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ओपन कर दी प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग वाज दैट बाय एस्टैब्लिशिंग पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप बिजनेस। पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप बिजनेस मतलब जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को मिलाकर जॉइंट सेक्टर बना दिया। तो दिस आर द 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, by reducing the number of areas reserved for investment only by public sector and opening them for the investment by the private sector. And third one, by establishing public private partnership business. ये 3 मेथड है। हमें तो कौन सी मेथड पढ़नी है? सिर्फ फर्स्ट मेथड, दैट इज द डिसइन्वेस्टमेंट। तो सी फर्स्टली those areas which were reserved for the public sector are open for the private sector. Then state keeps the ownership of state owned companies under its control and give the charge of management to the private companies. इसका मतलब कि कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट कंपनी ओनरशिप अपने पास रखती है, मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा ऐसा कभी करती नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट अपने पास रखती है, कीप्स द मैनेजमेंट इन इट्स ओन हैंड एंड गिव्स ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये 2 मेथड्स मतलब 2 तरीके हैं। एक तो ओनरशिप अपने पास रखो, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दो, ये बेस्ट वे है जो गवर्नमेंट करती है। ओनरशिप अपने पास रखती है, मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे देती है। ओके, नाउ वन अनदर थिंग इज आल्सो दैट व्हिच इज वाइस वर्सा टू द अदर थिंग, दैट इज गवर्नमेंट कीप्स मैनेजमेंट इन हिज ओन हैंड एंड गिव्स द ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ऐसा तो जनरली गवर्नमेंट करती नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन का ओवरऑल मतलब तो यही होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर का थोड़ा पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, इसका मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। ओके, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर आप देख सकते हो एडवांटेजेस दिए गए हैं, एंड इन दी right hand side disadvantages are mentioned. So first of all we will study about the advantages. There is an increase in the number of the production in the industrial sector. ये थोड़ा words जो है वो misplace हो गए हैं, letters sorry। तो क्या बोलना चाह रहे हैं ये? So let us see. There is increase in the number of production in the industrial sector. Just like liberalization, there is an increase in the number of the production units because of the privatization. तो production बढ़ने लगा। Okay, तो ये first point है। Second point connected with the first point only, production have been increased in the capital intensive and consumable commodities due to privatization. Consumable commodities means the commodities which we are using in our day-to-day life, the household commodities, and the production was increased in the capital intensive industry. Okay, capital intensive industries means the industries in which more capital is required. Capital oriented industries are known as capital industries. Capital here means money in simple terms. Okay,
उसका ऑपोजिट होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इट मींस दोज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर लेबर ओरिएंटेड, जहां पर बहुत ही ज्यादा कैपिटल मनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मशीनरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। Here, see, you can see production have been increased in the capital intensive industries and the consumable commodities. तो first point also same था, production was increased. Second point, production was increased in the consumable commodities and capital intensive industry. Now third thing, working capacity of the public sector have improved due to privatization of the public sector enterprises. वर्किंग कैपेसिटी हैव बीन इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आप हाईलाइट कर देना, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ऐसा क्यों? देखो, पब्लिक सेक्टर का हाल अभी आपको पता ही है, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं, ओके, गवर्नमेंट जॉब सबको इसलिए तो करनी पड़ती है, करनी होती है, सॉरी, बिकॉज वहां पर काम नहीं करना पड़ता। ऐसा एक हमारी एक बेसिक हमारा एक ओपिनियन है ऐसा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो होती है तो वहां पर हम फ्री में, गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है वहां पर हम फ्री में सैलरी ले सकते हैं विथआउट डूइंग एनी काइंड ऑफ हार्ड एफर्ट्स। तो वर्किंग कैपेसिटी जो थी पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, वो कम थी। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में वो काम कराते हैं आपके पास से, बिकॉज दे हैव टू सफर द लॉसेस एंड दे हैव टू incur the losses, they have to cover up the losses from their own pockets. उनको जो पैसा होता है वो अपने आप बोल सकते हो कि अपने प्रॉफिट में अगर लॉस हुआ है तो उनको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन गवर्नमेंट में तो ऐसा होता नहीं, गवर्नमेंट में अगर लॉस है भी तो वो पैसा तो हमारा ही है, गवर्नमेंट खुद अपना पैसा तो नहीं लगाएगी वहां पर। ओके, तो वर्किंग कैपेसिटी जो थी वो बहुत ही कम थी, लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आलसी होते हैं थोड़े ज्यादा। तो ये जो कैपेसिटी प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने हैंड ओवर कर दिया, ये तो कैपेसिटी जो थी वो बढ़ गई। ओके, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो काम कराने में एक्सपर्ट होते हैं। सो वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैव इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। तो तीन एडवांटेज है, प्रोडक्शन हैव बीन इंक्रीज, कहां पर इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन? कंज्यूमेबल कमोडिटीज एंड इन द कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। एंड थर्ड थिंग, वर्किंग कैपेसिटी हैव बीन इंक्रीज्ड। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस। सेम मोनोपोली वाला पॉइंट हमने पढ़ा था लिबरलाइजेशन में, सेम पॉइंट डिसएडवांटेज का यहां पर हम लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक पावर हैव बीन सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पर कलेक्ट हो जाना। तो यहाँ पर पावर जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई, उनको ओनरशिप बेच दी या मैनेजमेंट बेचा, जो भी बेचा हो, थोड़ा पार्ट तो उनको भी बेचना पड़ेगा। ओके, 30% हो, 50% हो, 49, जितना हो उतना, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी कंट्रोल आ गया। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन मोनोपोलीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, एंड एज अ रिजल्ट प्राइस राइज हैव नॉट बीन कंट्रोल्ड, प्राइस राइज थोड़ा बढ़ गया। ओके, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो थे वो प्रॉफिट में फोकस करते हैं, उनको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। So as a result, they have started increasing the price of the commodities. So monopolies could not be controlled. That was the first point, first disadvantage. Monopoly could not be controlled. Second point, as I have said, वो ब्रह्मास्त्र वाला कि private sector, sorry, because of this economic reforms, agriculture sector and small scale industries have not been benefited. Only large scale industries were benefited. ये सभी में आएगा, ये डिसएडवांटेज आप याद कर लेना, ये तीनों के तीनों में आप लिख सकते हो। See, only large scale industries have been benefited. Cotton industry have not developed properly due to the privatization. Only large scale industries have benefited. And ये दोनों point connected है। Okay, because of the centralization of the power, monopolies have increased and because of that price rise have been there. मैंने बोला ना कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो तो फोकस करती है कहां पर? प्रॉफिट में। और प्रॉफिट कब होगा? जब वो प्राइस ज्यादा रखेंगे, सो प्राइसेस बढ़ने लगे। ओके, तो दिस वाज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज, मोनोपोली हैव बीन इंक्रीज्ड। सेकंड, ओनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव बेनिफिटेड। एंड थर्ड वन, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ price rise.
So here with that we conclude the privatization, the meaning, the advantage and disadvantage. Globalization we will cover in the next lecture, because यहाँ पर थोड़ा अगर वीडियो शॉर्ट रखूँ तो आपको भी पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा. एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, मैं बोल रहा हूँ सभी लेक्चर्स के एंड में बोल रहा हूँ, लेकिन डाउट्स तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो उसका मतलब तो यही होता है, स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स हुम आई एम टीचिंग, मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ मैं. दूसरे भी कहीं अगर लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, ओके, तो वो भी डाउट पूछ सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि उनको पूछने में कोई मैंने रोक लगा रखी है, लेकिन स्पेशली टू द स्टूडेंट्स हुम आई एम टीचिंग, वो लोग डाउट तो पूछ नहीं रहे, तो उनका उसका मतलब क्या है कि उसको सभी सब कुछ समझ में आ रहा है या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. सो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछो. अगर आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो, ओके, इफ यू आर हेजिटेटिंग टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी, ओके, और यू कैन कॉल मी टू आस्क एनी डाउट. फील फ्री टू आस्क एनी डाउट. अदरवाइज ये इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो होते हैं वो थोड़े बहुत एक्सप्लेनेटरी होते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतना ईजिली आपको समझ में नहीं आएगा. एंड इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियो देन वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. कुछ ज्यादा कमेंट मत लिख देना, सिर्फ यस लिख दो, ओके, YE यस यस, ओके, YASH यस, किसी का नाम नहीं लिखना है. तो दूसरा, अगर कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट लगे कि ये मुझे डालने की ज़रूरत है, ओके, कोई सजेशन हो, तो वो भी आप दे सकते हो. तो वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो, ओके, इन द कमिंग डेज. till then enjoy the videos, stay home, stay safe. Okay guys, I'm signing off. Bye.